नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटेंगे और परखेंगे कि प्राचीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंशों के बारे में हमारी समझ कितनी गहरी है, कुछ दिलचस्प सवालों के जरिए। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? ये एक तरह की पॉप क्विज है जो दक्षिण भारत के महान राजवंशों पर है। चलिए देखते हैं कितने जवाब सही निकलते हैं। नियम बहुत सीधे साधे हैं। मैं एक सवाल सामने रखूंगा, थोड़ा रुकेंगे और फिर हम सब मिलकर इसका जवाब और उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो शुरू करें। ठीक है, तो पहला राउंड है शासकों और उनकी जीतों के बारे में। मतलब हम उन राजाओं की बात करने वाले हैं जिन्होंने सचमुच इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। तो पहला ही सवाल चोल साम्राज्य की नेवल पावर यानी उनकी समुद्री ताकत पर है। भाई, उनकी नौसेना इतनी जबरदस्त थी कि वो समंदर पार भी अपना सिक्का चलाते थे। सवाल यह है कि वो कौन सा चोल शासक था जिसने सबसे पहला नेवल एक्सपीडिशन या नौसैनिक अभियान चलाया। और सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। क्या यही जवाब मन में आया था? अब देखिए, राजेंद्र प्रथम सिर्फ अपने महान पिता राजराज प्रथम के बेटे और उत्तराधिकारी ही नहीं थे। उन्होंने तो साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने गंगा वैली तक जीत हासिल की और एक टाइटल लिया, गंगेकोंड, मतलब गंगा का विजेता। पर जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो है साउथ ईस्ट एशिया में उनका नेवल अभियान। इससे उनका एम्बिशन पता चलता है कि वो सिर्फ जमीन के नहीं, समंदर के भी बादशाह बनना चाहते थे। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसे राजा के बारे में है जिन्हें उनकी ताकत से ज्यादा उनकी शांति प्रियता और टॉलरेंस के लिए याद किया जाता है, इतना कि उन्हें दक्षिण का अशोक भी कहा गया। तो कौन थे वो? और यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, असल में अमोघ वर्ष का टाइटल एक राष्ट्रकूट राजा का था और वो इतने महान थे कि जो अरब यात्री सुलेमान थे ना, उन्होंने उन्हें दुनिया के 4 सबसे महान राजाओं में गिना था। वो आर्ट और लिटरेचर को बहुत बढ़ावा देते थे और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे धर्मों की बहुत इज्जत करते थे, यहां तक कि उन्होंने मस्जिदें बनाने की भी इजाजत दी थी। बस इसी शांति वाले स्वभाव की वजह से उन्हें दक्षिण का अशोक कहा गया। जरा इस स्लाइड पर यह कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है मौर्य सम्राट अशोक और दूसरी तरफ राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। दोनों के बीच सैकड़ों सालों का अंतर था, पर इतिहास दोनों को ही उनकी जीतों से ज्यादा शांति को बढ़ावा देने के लिए याद करता है। ये बात दिखाती है कि महानता सिर्फ लड़ाइयां जीतने से नहीं आती। अच्छा, तो राजाओं और लड़ाइयों से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं समाज और कल्चर की, क्योंकि कोई भी एम्पायर सिर्फ राजा से नहीं बनता, बल्कि वहां के लोगों और तौर तरीकों से बनता है। ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं के रोल के बारे में। मतलब किस डायनेस्टी के राज में महिलाओं की सरकार में सबसे ज्यादा भागीदारी थी? तो इसका सही जवाब है बी, चालुक्य। जी हां, चालुक्यों के टाइम में महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती थीं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। जो रॉयल फैमिली की औरतें थीं, उनके पास सच में पॉलिटिकल पावर होती थी। रानी विजय भट्टारिका ने तो कुछ वक्त के लिए एक प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पर राज भी किया था। इतना ही नहीं, राजकुमारी और रानियों ने कई ग्रांट्स भी दिए, इसके भी रिकॉर्ड्स हैं। तो ये एक ऐसे समाज की झलक देता है जहां कम से कम रॉयल क्लास में तो महिलाओं के पास असली अथॉरिटी थी। ओके, हमारा अगला सवाल एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल के बारे में है। एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी को, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, एक वॉरियर किंग का स्टेटस दिला सकता था। इसे कहते थे हिरण्य गर्भदान। तो सवाल ये है कि ये किसने किया था? और ये अनुष्ठान किया था दंती दुर्ग ने, जो राष्ट्रकूट एम्पायर के फाउंडर थे। आइए जरा इस शब्द का मतलब भी समझ लेते हैं। हिरण्य गर्भ का मतलब होता है गोल्डन वूम्ब या सुनहरा गर्भ। ये एक बहुत बड़ा शाही अनुष्ठान था जो एक तरह से राजा का सिंबॉलिक रीबर्थ या पुनर्जन्म करता था और उसे एक लेजिटिमेट क्षत्रिय यानी एक वॉरियर रूलर का दर्जा देता था। मतलब अपनी पावर और लेजिटिमेसी को साबित करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया था। और हाँ, एक मजेदार बात, इस पूरी क्विज के सारे सवाल और फैक्ट्स इतिहास की बस इसी एक किताब के एक ही पन्ने से लिए गए हैं। है ना कमाल की बात? तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। राजाओं और समाज की बात हो गई, अब बात करते हैं उस लेगेसी की, उन विरासतों की जो ये राजवंश हमारे लिए छोड़ गए।
मतलब उनके शानदार आर्किटेक्चर और सिंबल्स की। ये सवाल है इंडिया के सबसे शानदार मंदिरों में से एक के बारे में, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इसे बनवाने वाले चोल राजा कौन थे? इस आर्किटेक्चरल मार्वल, इस अद्भुत मंदिर के पीछे जिस महान शासक का विजन था, वो थे चोल राजा श्री राजराज प्रथम। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। जरा सोचिए, इसे 11वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था और पूरा का पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 1000 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी ये अपनी तरह के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। ये राजराज प्रथम की पावर और डिवोशन दोनों का एक जीता जागता सबूत है। और इसी के साथ हमारी ये क्विज यहीं खत्म होती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने कौन सी बड़ी और जरूरी बातें जानी। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि चोल समंदर के राजा थे, चालुक्यों के राज में महिलाओं के पास एडमिनिस्ट्रेशन में पावर थी, और राजराज प्रथम ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो इससे एक बात तो साफ है, ये डायनेस्टीज सिर्फ लड़ाइयों और जीतों के बारे में नहीं थीं, ये कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर में भी कमाल की थीं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने क्विज के कुछ सवालों के जवाब तो जान लिए, लेकिन इन सभी की जीतों, कल्चर और आर्किटेक्चर को देखने के बाद क्या ये बताना मुमकिन है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सोचने के लिए आपको यहीं छोड़ते हैं।